हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 7 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट्स के बारे में और देखेंगे कि बाकी कंट्रीज में कैसे कैपिटल मार्केट वर्क करता है। स्टॉक एक्सचेंजेस के रोल के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं हमारे। मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है, क्या इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी ली। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, इंडिया का जो कैपिटल रेगुलेटर है, सभी उसके बारे में पढ़ेंगे और एवोल्यूशन देखेंगे सिक्योरिटीज मार्केट का और रेगुलेटरी प्रोसेस, डीमटेरियलाइजेशन कैसे शुरू हुआ और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ये चैप्टर 7 है, ये इंडियन कैपिटल मार्केट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट और उसके रोल के बारे में। आइए बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की। तो फाइनेंशियल सिस्टम किससे बना हुआ है? फाइनेंशियल सिस्टम हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट से बना हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा मार्केट में चल रहा है, वो कहाँ पे पैसा चल रहा है, वो फाइनेंशियल मार्केट हो गया। और कौन उसे चला रहा है, वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के। फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। अगर जो मार्केट में ड्यूरेशन है, उसकी मेच्योरिटी डेट लेस देन 1 ईयर है, तो वो हमारा मनी मार्केट में आ जाता है। और मेच्योरिटी डेट अगर 1 साल से ज़्यादा है, तो वो हमारे कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट में हमारी जो बोरोइंग होती है वो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड होता है तो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू होता है। सिक्योरिटीज में आपके हमारे न्यू IPOs आते हैं, न्यू इश्यू मार्केट हमारा IPO मार्केट होता है, ठीक है। और अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग बोरोइंग, जब हमारे IPO एक बार लॉन्च हो जाता है, ठीक है, शेयर्स हमारे मार्केट में आ गए, तो वो हमारे कहाँ ट्रेड होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, उसको हम अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग कहते हैं। इसे हमारा कैपिटल मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे दो तरह के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारा 1 साल से ज़्यादा अगर ड्यूरेशन है तो कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट अगर ड्यूरेशन हमारी लेस देन 1 ईयर है, 1 ईयर से कम है। और सिक्योरिटीज मार्केट में आपके न्यू इश्यूज मार्केट होते हैं, IPO वगैरह। और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में आपकी ट्रेडिंग। सेकेंडरी मार्केट में आपके स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस में कैसे आपकी ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपकी हमारी सेकेंडरी मार्केट में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट और उसके रोल की। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ड्यूरेशन वाले पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि मनी मार्केट किसे कहते हैं, कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट और उसके रोल की। देखिए कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज का मार्केट है, हमारा डेट का भी और हमारा इक्विटी का भी। मतलब डेट मतलब बॉन्ड्स का मार्केट भी है और इक्विटी का मार्केट भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कंपनीज, एंटरप्राइजेस आती हैं, कंपनीज आती हैं, गवर्नमेंट आती हैं, अपने लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं उनको रेज करती हैं, ठीक है। अपने लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती हैं। और हमारे मार्केट का जो 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है, वहाँ पे हमारा कैपिटल मार्केट लगता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है कि कैपिटल मार्केट जो है वो हमारा ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर कैसे है कि सेविंग्स जो अदरवाइज हमारे सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं, वो हमारे कैपिटल मार्केट के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। उससे हो क्या रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। और जो फंड्स आइडल अदरवाइज आइडल पड़े रहते हैं या फिर बहुत ही FD कराते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के जो कंजम्पशन एक्टिविटी है उसमें इंक्रीज बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और उस इंक्रीज से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटी बढ़ जाती है। प्लस हमारी जो भी एंटरप्राइज वैल्यू है, ठीक है, किसी भी कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस हमारी प्राइस डिस्कवरी होती रहती है। बायर्स और सेलर्स आपस में इसको बढ़ा के जो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं कि प्राइस डिस्कवरी इसकी अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन हो जाता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस कह लीजिए, ठीक है। हमारी बिडिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो प्राइस डिस्कवरी है
और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले अगर आपको स्टॉक एक्सचेंजेस में कुछ ट्रेडिंग करनी होती थी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता था, थोड़ा टीडियस प्रोसेस था। लेकिन आज क्या, मोबाइल में आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। तो क्या हो गया कि लिक्विडिटी इससे बढ़ जाती है। कैपिटल मार्केट में अभी लिक्विडिटी का जो फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम था वो अब नहीं रह गया है, ईजी हमारा हो गया है। ठीक है, प्रोसेस भी आसान हो गया है। जो फाइनेंसिंग है हमारी, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग होने लगी है। लो कॉस्ट फाइनेंसिंग कैसे होने लगी है, देखिए पहले क्या होता था, जो कोई भी फाइनेंसिंग होती है उसमें दो दो टाइप के हमारे, सर्च कॉस्ट और इन्फॉर्मेशन कॉस्ट। हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, उसको सर्च कॉस्ट कहते हैं, और इंफॉर्मेशन कॉस्ट। अब सर्च कॉस्ट क्या होता है, सर्च कॉस्ट हमारे जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस हम कुछ खर्च करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब हमें कुछ खरीदना है या बेचना है, मान लीजिए हमें घर खरीदना है, ठीक है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट लिखेंगे, है ना, और किसी को बेचना होगा तो अपनी रिक्वायरमेंट लिखेगा, तो क्या करेगा वो, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करेगा। और इम्प्लिसिट कॉस्ट उसमें हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जो भी एफर्ट या टाइम आदमी उसमें पुट कर रहा है, वो इम्प्लिसिट एफर्ट और टाइम ये भी तो पुट कर रहा है, ये हमारी सर्च कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। सर्च कॉस्ट में हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो होते ही हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हो, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, हार्ड वर्क वगैरह। और जो हमारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट है, देखिए दो टाइप का कॉस्टिंग होती है, एक होती है सर्च कॉस्ट, एक होती है इन्फॉर्मेशन कॉस्ट। तो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट में क्या होता है, जो हम एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि भैया हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या हैं, और हर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के मेरिट्स डीमेरिट्स, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स विद लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो हमें लार्जेस्ट फंड देता है लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के साथ, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स एक्टिविटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शन एज कैपिटल फॉर्मेशन व्हीकल एक्टिंग बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज। और सेबी क्या कर रहा है, सेबी ड्राइवर का काम कर रहा है, ऐसे सेफ्टी और प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स का बनाते हुए इंजन को दौड़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के बारे में आप जान गए, साल भर से ज्यादा का उसकी मेच्योरिटी रेट होगी तो कैपिटल मार्केट कहलाएगा, उससे कम होगी तो हमारा मनी मार्केट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है, देखिए अभी फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे थे हम, फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का, कैपिटल और मनी। अब कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट कितने टाइप का होता है, आइए बात करते हैं। देखिए जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसके दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मैंने अभी आपको बताया, आईपीओ, आईपीओ हमारा प्राइमरी मार्केट होता है। एक होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हमारा कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस में, बीएसई एनएसई में जो ट्रेडिंग होती है वो किस में कहलाती है, वो हमारी सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू स्टॉक और बॉन्ड इश्यूज, मतलब नया स्टॉक या बॉन्ड इश्यूज जो होते हैं वो बेचे जाते हैं इन्वेस्टर्स को, किस मैकेनिज्म के थ्रू, अंडर राइटिंग के थ्रू। प्राइमरी मार्केट में आपको आईपीओ आता है, उसमें एक अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू एक आईपीओ प्राइसिंग निकाली जाती है। एलआईसी का शेयर आया था तो उसमें प्राइसिंग निकाली गई थी कि 1000 रुपए का मिलेगा, 900 का मिलेगा। उसके बाद जो लिस्ट हुआ मार्केट में, जब वो मार्केट में लिस्ट हुआ तो जितने का भी हुआ, तो वो एक थ्रू प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्राइसिंग डिसाइड होती है उसको हम अंडर राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो आईपीओ आता है, और वो आईपीओ किस में आता है, आपका प्राइमरी मार्केट में कहलाता है। सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं, जब वो एलआईसी एक बार लिस्ट हो गया, ठीक है, लिस्ट हो गया तो वो कहाँ हो गया, ये बीएसई या एनएसई कहीं लिस्ट हुआ होगा। किस में लिस्ट होता है, कोई भी स्टॉक लिस्ट किस में होता है, वो होता है किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट। देखिए कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो हमारे बीएसई में लिस्ट होते हैं, और कुछ हमारे एनएसई में लिस्ट होते हैं, और कुछ हमारे बीएसई और एनएसई में लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट्स में हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जब आ गए, सपोज एलआईसी था, एलआईसी की बात कर रहे थे हम, एलआईसी हमारा यहाँ पे लिस्ट हो गया, लिस्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक सिक्योरिटीज हमारी कहाँ चली जाएंगी, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में किसी एक्सचेंज के थ्रू, है ना, और या ओवर ओवर द काउंटर हमारे एक इंडेक्स के प्राइस, इंडेक्सिंग के हिसाब से उसमें प्राइसिंग, सेलिंग और बाइंग एक्टिविटी होने लगेगी। और ये सेलिंग और बाइंग एक्टिविटी जो 1990s से पहले होती थी, वो किस फॉर्म में होती थी, वो होती थी हमारी पेपर फॉर्म में। फिजिकल शेयर्स आते थे ट्रक भर भर के, हर्षद मेहता स्कैम में हमने मूवी देखी होगी कि वो मतलब वो घर भर के एक एक ट्रक भर के उसके पास कागज आ जाते हैं। वो पहले फिजिकल शेयर्स होते थे तो बड़ा उसमें दिक्कत होती थी। उन फिजिकल शेयर्स की इशू को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या, सेबी ने क्या लेके आया, डीमटेरियलाइजेशन लेके आया।
तो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है हमारा? डीमटेरियलाइजेशन होता है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ पेपर फॉर्म सिक्योरिटीज बाय बुक एंट्री सिक्योरिटीज। मतलब आपकी एक जो बुक है, बुक एंट्री होती है, उसके थ्रू आपको दे दिया जाएगा। उसके आगे आपका पैन कार्ड नंबर, आपका जो आईडी नंबर है, डीमेट अकाउंट नंबर है, उसके साथ आपका लिंक कर दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर पैन कार्ड और डीमेट अकाउंट जो है उसको 100 शेयर्स ऑफ LIC अलॉट हो गए। तो वो हमारा डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल वीडियो और स्लाइड्स मतलब प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की। हम किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कैपिटल मार्केट में जो मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किनके थ्रू हम कैपिटल मार्केट में वर्क कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट हमारा जो होता है वो रिलेटिवली लॉन्ग टर्म, जो कि 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी का है, उसमें हम यूज़ करते हैं। उन्हीं के हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम कैपिटल मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है कंपनीज। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू कर सकते हैं। एडीआर्स के थ्रू कर सकते हैं और जीडीआर और डेरिवेटिव्स के थ्रू कर सकते हैं। एडीआर हमारा होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और जीडीआर होता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। क्या देखिए, इक्विटी शेयर्स हमारे कॉमन स्टॉक्स बोले जाते हैं, जैसे नॉर्मल हमारे कॉमन स्टॉक्स भी बोलते हैं इसको, अदर नेम हमारा इसका कॉमन स्टॉक्स होता है। तो इक्विटी शेयर्स में जो शेयर होल्डर्स को एक राइट देता है कि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वोट कर सकेगा, और अगर कोई कंपनी प्रॉफिट्स को डिवाइड करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की राइट होती है उस प्रॉफिट में, इसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। और जबकि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर हमारा कॉमन स्टॉक होता है। आपके पास अगर कॉमन स्टॉक है, इक्विटी शेयर है, तो आपको क्या राइट मिल जाता है? आपको ये राइट मिल जाता है कि आप जो हमारी एजीएम मीटिंग होगी उसमें कुछ वोटिंग होगी किसी चीज के लिए, तो आप वहां जाके अपना वोट दे सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी ने 100, मान लेते हैं किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आपके पास उसके 5 शेयर्स हैं, और उसने बोला कि मैं पर शेयर 5 रुपए डिविडेंड देता हूँ, तो आपको कितना डिविडेंड मिल जाएगा? आपको 5 रुपीज इंटू 5 शेयर, 25 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 शेयर्स का राइट है। आपके पास 5 शेयर्स हैं तो आपको 5 शेयर्स का डिविडेंड भी मिलेगा। ये आपके पास इक्विटी शेयर में होता है। और प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम प्रेफर्ड स्टॉक भी बोलते हैं, इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर या कॉमन स्टॉक, और हम प्रेफरेंस शेयर या प्रेफर्ड स्टॉक बोलते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक्स की क्या खासियत होती है? प्रेफर्ड स्टॉक की ये खासियत होती है कि उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। किसी एजीएम में जाके प्रेफरेंस शेयर वाले क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रेफरेंस शेयर वाले को कोई भी वोटिंग नहीं मिलती, वोटिंग करने नहीं जा सकता वो। इक्विटी शेयर वाला वोटिंग करने जा सकता है। ठीक है, मगर अगर किसी कंपनी को अगर डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी? अर्निंग और कोई भी अगर एसेट्स होता है, मान लीजिए कंपनी बिकने लगे, तो किसे मिलेगा? तो प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा। और आपको अर्निंग डिविडेंड में पहला हिस्सा किसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वाले। मतलब कि अगर आपको डिविडेंड बांटना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को देंगे, उसके बाद देंगे, बांटेंगे। ठीक है, बचे हुए में बांटेंगे। प्रेफरेंस शेयर को आपको देना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि इनको प्रिफर्ड क्लेम मिलता है अर्निंग्स पे भी, डिविडेंड पे भी, और कॉर्पोरेशन एसेट्स पे भी, रिटर्न ऑन कैपिटल पे भी, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बात कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की। बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं? बॉन्ड्स के बारे में हमने बात की थी। बॉन्ड्स हमारे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। बॉन्ड्स आपका क्या करते हैं? आप एक टोकन अमाउंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है, उस कूपन रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। सपोज आपने 3 साल का कूपन रेट लिया 10%, तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट ईयर आपको 10% मिला, सेकेंड ईयर 10% मिला, थर्ड ईयर आपका पूरा पैसा और 10% आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में ऐसे वर्क करता है। ये हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि क्या चीप होता है, क्या महंगा होता है। एडीआर हमारी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी तो फॉर्मल आप फुल फॉर्म जान लीजिए।
डेरिवेटिव्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वर्क करता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। चैप्टर 15 की वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि अगर मार्केट इंक्रीज करनी है तो हमें क्या लेना है, डिक्रीज करनी है तो क्या लेना है, और कैसे आपको कॉल एंड पुट ऑप्शंस में वर्क करना है। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर 15 के नोट्स में और वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी हमारा प्रिंसिपल सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिग्निफाई कर रहा है शेयर ऑफ ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन एंड रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन एसेट्स और अर्निंग। ठीक, अब इक्विटी जो शेयर की जो वैल्यू है वो हम डिफाइन करते हैं। कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बोलते हैं कि इक्विटी शेयर जो है वो उसका जो शेयर प्राइस है वो एट पार चल रहा है। ठीक है, पार वैल्यू बोलते हैं। तो पार वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। अगर कंपनी कभी आईपीओ लेके आती है तो वो जिस प्राइस पे लेके आती है उसको हम बोलते हैं, जिस प्राइस पे उसको एस्टिमेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं पार वैल्यू। सपोज किसी कंपनी का पार वैल्यू ₹100 है, तो अब या तो वो 100 के ऊपर लिस्ट होगी, मान लो 110 पे लिस्ट होगी, या 100 या 90 पे लिस्ट होगी। अब देखिए, अगर वो 100 पे उसकी पार वैल्यू है और वो लिस्ट होती है 110 पे, तो वो कहाँ पे, प्रीमियम पे लिस्ट हो रही है। कितने परसेंट प्रीमियम पे, 10 रुपीज प्रीमियम पे। उसके बाद अगर ये 90 पे लिस्ट होती है तो क्या, डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुई कोई चीज़ या एट पार प्रीमियम पे लिस्ट हुई, तो ये होता है हमारा की पार वैल्यू। कंपनी की पार वैल्यू ये सिग्निफाई करती है कि उसकी कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, मगर ये है कि हम कभी भी कंपनी अगर इशू करेगी अपने कॉमन शेयर्स को तो उसको पार वैल्यू से कम में इशू नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप पार वैल्यू से कम में किसी भी शेयर को, LIC है मान लीजिए, उसकी पार वैल्यू 1000 आ रही थी मान लीजिए, ठीक है, तो उसने की नेटवर्थ के हिसाब से वो पार वैल्यू निकाली गई थी। अगर आपने नेटवर्थ उसकी घटा दी, पार वैल्यू अगर आपने उसकी लिस्टिंग कम पे की, तो उसने आपने उसकी लिस्टिंग कम पे करने की वजह से उसकी नेटवर्थ ऑटोमेटिकली गिरा दी, तो जिसकी वजह से कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमें ओनर्स को देनी पड़ेगी। किसको? जो हमारे डेट जो क्रेडिटर्स होंगे या स्टेक होल्डर्स होंगे जो डेट वाले होंगे। क्यों? डेट हमारे क्या कहलाते हैं, जिससे हम डेट लेते हैं वो एक तरह के ओनर हो जाते हैं ना। तो क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, सॉरी, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्या चला जाएगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पार वैल्यू के हमेशा ऊपर ही लिस्ट हो या पार वैल्यू पे लिस्ट हो। नीचे होगी तो हमारी डिस्काउंट में और ऊपर होगी तो प्रीमियम में। बुक वैल्यू एक चीज होती है, बुक वैल्यू जो होती है, देखिए, पार वैल्यू, बुक वैल्यू और लिक्विडेटिंग वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो हमारी चीज होती है वो बताती है हमको कि टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी है, उसमें से कितनी लाइबिलिटी आपने कर ली, और लाइबिलिटी के बाद आपने प्रेफर्ड स्टॉक्स को कितना निकाला। तो टोटल जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो हमारे शेयर्स होंगे, तो ये हमारी बुक वैल्यू आती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि हर साल जिस किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आप उठाएंगे ना, तो उसमें आप बुक वैल्यू में हमेशा चेंज पाएंगे। चेंज क्यों पाएंगे? क्योंकि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होते हैं और वो हमारे चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारी बुक वैल्यू डिटरमाइन करती है कि बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो पार वैल्यू हमारी होगी कि उससे नीचे हमें लिस्ट नहीं कराना है, उससे कम हम करा रहे हैं तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ जाएगी। बुक वैल्यू हमारी होती है कॉमन स्टॉक की टोटल शेयर माइनस लाइबिलिटीज एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और एक एक चीज होती है हमारी लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू मतलब कि अभी कंपनी क्या करे कि बिजनेस बंद कर दे अपना, और जितने उसके पास दुकानें हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो बेचने लगे। तो जो बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो हमारी होती है लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लिक्विडेटिंग वैल्यू। एक समझ लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, आप जब आप एग्जाम में आएगी तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, आर वैल्यू, बुक वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू मतलब कंपनी हमारा बिजनेस बंद कर दे और एसेट्स को सेल करने लगे, तो जो नेट वैल्यू आएगी कंपनी के फिजिकल एसेट्स की वो हमारी होती है लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट वाज द नीड फॉर द कैपिटल मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट की जो नीड है वो क्यों पड़ी। कैपिटल मार्केट की नीड इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारा जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है वो डाउन हो गई थी, तो हमने कैपिटल मार्केट में नए नए जो फंडे हैं वो लेके आ गए कि ऑप्शंस करेंगे,
ठीक है, फ्यूचर्स करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, इजी कर दी चीज़ें, डीमैटेरियलाइजेशन कर दिया, मोबाइल से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए आप आज की डेट में आदमी 10,000 कमा रहा हो, 20,000 कमा रहा हो या 50,000 कमा रहे हो, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है आज की डेट में। ठीक है, आप फोन पे खरीद सकते हो, पेटीएम पे खरीद सकते हो। देखिए कितना ज़्यादा आपका मतलब इसको प्रमोट किया गया है। तो क्या किया इसने, कैपिटल मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रमोट करने के लिए, सस्टेनिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा, अभी मैंने पढ़ाया था कि जितना ज़्यादा पैसा हमारा मार्केट में रहेगा तो वो प्राइवेट और पब्लिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम में आएगा। दूसरा हमारा, इट प्रोवाइड्स वेरी पावरफुल सोर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सही बात है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता ही है उससे, और इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ती है। क्यों? विदेशियों को हम लुभावने अवसर देते हैं, इंडिया की रेटिंग्स दिखाते हैं, तो वहाँ से पैसा हमारे पास आता है, बॉन्ड्स के थ्रू आता है। हमारी अगर बॉन्ड यील्ड्स हमारी अच्छी रहती हैं तो आता है। इट इज एन इफेक्टिव एंड efficient conduit for mobilizing and channelizing funds to business houses। अब business houses को पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे? वो डिवेंचर्स, एनसीडीज, आपने देखा होगा कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लॉन्च करेंगे, कॉर्पोरेट एफडीज लॉन्च करेंगे, वो सारी चीजें जो करते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कैपिटल मार्केट के थ्रू वो ऐसी चीजें लुभावने अवसर लेके आते हैं और दिखाते हैं कि AA+ रेटिंग का हम कुछ लॉन्च कर रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें लेके आते हैं। It also provides the process and perspectives for financial risk management by way of identifying, analyzing, and evaluate, evaluation, evaluating of financial risk, and along with diversification and transfer of risk in the economy। देखिए हम सब ने पढ़ा है कि डू नॉट कीप ऑल दी एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखो। तो अगर आप कैपिटल मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगाते हो तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है और जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आजकल क्या है कि अगर आप नॉर्मली एक एफडी में पैसा लगाते हो तो एफडी कैन नॉट बीट एन इन्फ्लेशन। एफडी का अभी जो रेट चल रहा है वो 5.7, 5.5, ठीक है, इवन 4% भी रेट आ गया था। अभी तो रेपो रेट जैसे बढ़ा है तो एफडी के रेट भी बढ़ गए हैं, लेकिन उससे पहले भी कितना जो रेट है वो कितना कम हो गया था। तो अभी 5 to 6% मान लेते हैं कि एफडी का रेट है, और इतना ही हमारा इन्फ्लेशन है। अगर हम एफडी में पैसा लगाते हैं तो 100 रुपए में आज जो हम चीज खरीद पा रहे हैं वो हमें अगले साल 106, 110 में मिलेगी, और हमारा जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी 106, 110 हुआ होगा। तो हमें उससे कोई इन्फ्लेशन से बीटिंग नहीं मिलेगी। इन्फ्लेशन से बीट करना है तो हमें किस में पैसा लगाना चाहिए? हमें लगाना चाहिए कैपिटल मार्केट में। ठीक है, उससे हमारा रिस्क का ट्रांसफर भी हो जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इट encourages and enables adoption of the corporate governance principles and practices to ensure sustainable economic activities and growth by way of providing appropriate regulatory framework। सही है, देखिए अगर रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन के साथ हम कैपिटल मार्केट में एंट्री करें तो हमारा क्या होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी आएगी, प्रिंसिपल्स हमारे लेंगे, और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें एक मतलब स्ट्रीमलाइन इफेक्ट पड़ेगा। वो हमारी एक्टिविटीज एक थ्रू प्रॉपर चैनल वर्क करेंगी, है ना। इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको करता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सेबी भी कहते हैं। ये हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? देखिए कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है हमारा सेबी। लेकिन मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? मतलब पैसा जो है इकोनॉमी में वो कितना आना चाहिए, कितना फ्लो करना चाहिए, कैसे फ्लो करना चाहिए, है ना। तो वो कौन रेगुलेट करता है? इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये सारा कैपिटल मार्केट का जो काम है वो होगा किसके थ्रू? मैंने बताया था ये होगा किसी मार्केट के थ्रू, किसी एक्सचेंज के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे कि भाई एक्सचेंज है तो उसका कुछ रोल भी होगा। तो हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है। आइए बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के रोल के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है? पब्लिक फाइनेंस को प्रमोट करना, ग्रोथ और जॉइंट स्टॉक कंपनीज के को ग्रो करना, बुक बिल्डिंग पाथ एंड प्रोसेस। देखिए अगर स्टॉक एक्सचेंज रहेगा तो आप उसमें अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू वर्क करोगे और आप उसको फाइलिंग करोगे एक्सचेंजेस को, तो क्या होगा? हमारा जो प्रोसेसेस हैं वो सारे स्ट्रीमलाइन होते ही चले जाएंगे, है ना। प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट।
मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए LIC है, LIC को बेचना था, अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो वो कहाँ जाता, वो घर घर जाता, घर घर जाता, उसके एजेंट जाते कि हमारे शेयर खरीद लो। लेकिन यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है तो उसने न्यूज़पेपर में ऐड डाला और अपना शेयर्स को पब्लिक कर लिया। पब्लिक करने के बाद लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोले, डीमैट अकाउंट्स के थ्रू वो LIC के में इन्वेस्टर बन गए। ठीक है। इनेबलिंग कैपिटल मोबिलिटी, सही बात है, कैपिटल की मोबिलिटी बढ़ गई है। फैसिलिटेटिंग फॉरेन फंड्स भी इंडिया में कैसे करते हैं, पी नोट्स के थ्रू, है ना, इस तरह FIIs बन के आते हैं, पी नोट्स के थ्रू करते हैं, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडेक्स कॉम्पाइलेशन एंड डिस्क्लोजर, देखिए अब हमारे पास एक इंडेक्स हमने बना दी, सेंसेक्स और निफ्टी बना दी, तो वो है क्या एक्चुअली, वो हमारी कंपनीज हैं जिनमें पैसा है, जिनमें हमारे हमने पैसा लगाया है कैपिटल मार्केट के थ्रू। अब हमें पता है ना कि टॉप 10 टॉप 50 कंपनीज हमारी निफ्टी कहलाती हैं, सेंसेक्स की 30 टॉप कंपनीज हमारी सेंसेक्स कहलाती हैं। अब उनमें जितना भी फ्लक्चुएशन होगा हमारी इकोनॉमी में, देखिए वो एक तरह का जो मूवमेंट है, देखिए मार्केट गिर रहा होगा मतलब हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, ऊपर है, ऊपर जा रहा है तो मतलब मार्केट हमारा बढ़ रहा है। देखिए 100% तो कुछ भी सही नहीं होता, मगर एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो डायरेक्शन है इकोनॉमी की वो कहाँ जा रही है। ठीक है, यही हमारा स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाता है। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ वेरियस फंड्स स्टॉक्स, देखिए जब आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस रहेंगे उसमें हमारी कंपाइलेशन डेटा रहेगा तो उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे था, ट्रेंड क्या था, ये सारी चीज़ें देख के स्टॉक्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मार्केट के बारे में। ठीक है, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगी, स्ट्रक्चर्ड तरीके में होगी। रेडी मार्केट, लिक्विडिटी फॉर सिक्योरिटीज, इवेल्युएशन, प्राइस स्टेबिलिटी हो जाती है कैपिटल फॉर्मेशन, प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन भी स्टॉक एक्सचेंज करता है। देखिए आप देखते होंगे न्यूज़ में कि कभी मार्केट में कोई हैवॉक क्रिएट कर दिया तो उसमें इन्वेस्टर्स के हित की बात की जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अभी स्टॉक एक्सचेंज का है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइलिंग करनी है। कंप्लायंसेस इतने ज़्यादा होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अगर जो कंपनी लिस्टेड होती हैं उनके कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑटोमेटिकली होती जाती है। वरना कंपनियां कभी अपने बारे में बताएंगी नहीं, अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, खराब खराब बातें बताएंगी नहीं, लेकिन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की वजह से उन्हें बताना पड़ता है, तो वो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी कहीं ना कहीं सुधारता है। सिमिलरली देखिए ये तो बात हो गई स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कौन बैठा है, रेगुलेटर बैठा है, तो रेगुलेटर के भी कुछ फंक्शंस होंगे। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी के फंक्शंस के बारे में। देखिए ये छोटी सी चीज़ें हैं, आती हैं और शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ। उसके बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबी के फंक्शंस के बारे में। सेबी का फंक्शन है कि रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सिक्योरिटी के जो मार्केट है उसको रेगुलेट करेगी, कैसे करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको रजिस्टर कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन कौन, देखिए मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से पहले मेरे को रेगुलेटर के पास जाना पड़ेगा, मेरे को कहना पड़ेगा कि सभी मैं इंडिया में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा, ठीक है, रजिस्टर करूंगा, उस नंबर को तुम लेके जाना स्टॉक एक्सचेंज में, उसको दिखाना, कह देना ये मेरा आईडी कार्ड है, और उसके बाद वहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवा लेना। तो ये हमारा एडमिशन कराता है, कहाँ कराता है एडमिशन, स्टॉक एक्सचेंज में। तो रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एजुकेशन और ट्रेनिंग का काम भी सभी का रहता है। ठीक है, वरना सब लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में तो सट्टा है, ठीक है, ये बाजार है, गलत है ना, मतलब उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है, लेकिन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का काम भी हमारा सेबी करती है। इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रोहिबिशन, इसी में हमारा हर्षद मेहता जो है स्कैम हुआ था। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी एबीसी में काम करता हूँ और मुझे इसके बारे में पता है कि एबीसी की कंपनी तो डूबने वाली है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं, मेरे पास अगर कोई शेयर्स हैं तो मैं लोगों को बोलूँगा कि तुम मार्केट में जाओ और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या नाम है, उसके डेरिवेटिव्स में सेलिंग कर दो। तो क्या होगा, अगर आज वो 100 रुपये का है और मुझे पता है कि 2 दिन बाद ये न्यूज़ मार्केट में आ जाएगी, तो 100 रुपये से वो घट के 70 रुपये हो जाएगा। तो मैंने डेरिवेटिव्स में सेलिंग करी होगी, मैंने पुट ऑप्शन लिया होगा, तो वो 70 वाली चीज़ 70, 100 वाली चीज़ 70 में मुझे
मिल जाएगी। 30 रुपीज़ का मेरे को सिर्फ इसी न्यूज़ की वजह से प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसका प्रोहिबिशन करने के लिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग लोग ना करें और एक फैक्चुअल चीज़ है, तो कंप्लायंसेस बनाए गए हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी हमारी चीज़ है कि हम आपको कोई न्यूज़ पता है, कुछ चीज़ें पता है, तो आप उसका अनफेयर यूज़ मत करें। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ M&A हमारा होता है मर्जर्स और एक्विजिशन। कोई भी कंपनी है, दो कंपनीज को मिला के मर्ज कर दिया, एक कंपनी बना ली, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का अस्तित्व खत्म कर दिया, उसको एक्वायर कर लिया और अपने में मिला लिया, उसको कहते हैं हमारा एक्विजिशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FII, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? वो भी हमारा सेबी करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसीज, ठीक है, और कंडक्टिंग रिसर्च। तो ये हमारी सेबी के कुछ फंक्शंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का, एडमिशन का, ये आप देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अदर कंट्रीज में जो, जैसे इंडिया में सेबी है, तो अदर कंट्रीज में जो हमारे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं। तो यूएस में हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इसको हम शॉर्ट में SEC भी बोलते हैं। आप कभी न्यूज़ अब सुनना तो आपको समझ में आएगा कि SEC जो हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इसको हम यूएस का हमारा ये रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट यूएस का रेगुलेटर हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी, हमारी जर्मनी की जो कैपिटल रेगुलेटर है, वो हमारी फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। ऑटोराइट डिसमार्चेस फिनेंशियस, ये हमारे फ्रांस के एग्जाम में पूछा गया है, 2018 के एक एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी हमारे यूके में, यूके का जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है वो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है। इंडिया का तो आप सबको पता ही है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहलाता है। और हांगकांग का है हमारा सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है हमारा यूएस का, और फ्यूचर्स कमीशन हमारा हांगकांग का। ठीक है, उसके बाद कमीशन नेशनले पर ले सोसाइटा ला बोर्सा, है ना। पार्डन मी फॉर एनी प्रोनाउंसिएशन, मैं इसको इंग्लिश समझ के मैंने पढ़ा है। तो ये हमारा इटली का है, ये भी हमारा एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में ये पूछा गया था। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मैंने इस स्लाइड मैंने स्पेसिफिकली बनाई ही थी इसीलिए कि इसको इसमें से क्वेश्चंस आए हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन, जो मैंने आपको बता दिया था, वो क्यों और क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है हमारा, कि पेपर फॉर्म सिक्योरिटीज हैं, उनको बुक एंट्रीज में सिक्योरिटीज में चेंज कर दिया। सिक्योरिटीज हमारी अब इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं लोग, डीमैट अकाउंट में रखते हैं, जो कि हमारा एक इन्वेस्टर खोलता है। कब खोलता है? जब वो रजिस्टर करता है इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के साथ या सब ब्रोकर के साथ। डीमैट के कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई वो इजी है, कन्वीनियंट वे है सिक्योरिटीज को होल्ड करने का। वरना क्या करते हैं आप छुट्टी लेके नहीं जा पाते, अगर मार्केट गिरा हुआ, मार्केट गिर जाता, आपको पता ही मार्केट गिरने वाला है अगस्त में, तो आप अगस्त में यहीं रहते। ठीक है, आप अपने पेपर सिक्योरिटीज बोरा लेके जाते हर दिन कि आज इसको बेचना है। तो अब इजी एंड कन्वीनियंट हो गया ना सिक्योरिटीज को होल्ड करना। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी एकदम इमीडिएट हो जाती हैं। जब ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज को तो कोई भी स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती। पेपर शेयर से ज़्यादा सेफर है ये। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। ऑड लॉट प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक शेयर भी बेचना चाहते हो तो बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर वर्क जो था पहले हमारा सिक्योरिटीज के ट्रांसफर में, वो कम हो गया है। ऑटोमेटिकली अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, शेयर्स को स्प्लिट करती है, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं हमारे अकाउंट में। और ट्रेडर्स कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं, आपके घर से भी वर्क कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी, इवन फ्रॉम होम वो काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चैप्टर जो 7 था, कैपिटल मार्केट और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, स्टॉक एक्सचेंजेस के रोल के बारे में। इसके बाद हम सिर्फ कुछ MCQs करेंगे जो कि आए हुए हैं, और बुक के पीछे के भी कुछ MCQs हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आई होप आपको ये स्लाइड अच्छी लगी, और ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लोगों से आप शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।